नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। जैसा कि हमारे एक व्यूवर ने एक सवाल पूछा है और उसी सवाल का मैं एक जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। और एक रिक्वेस्ट हमारी एक ज़रूर है आपसे, अगर जो वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और सेवा भाव से दूसरे लोगों तक मदद करने के लिए इसको दूसरे लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी ही जानकारी उनको दूसरे लोगों तक भी मिल सके। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर जो आप हमसे कोई निजी जानकारी है, हमसे आप लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे भी है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ऑनलाइन बुक करके आप हमसे लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अब हमारे समाज में जो घटित घटनाएं हैं, उन्हीं के आधार पे क्या एक नए बिंदु निकल के सामने आते हैं, उन्हीं बिंदु पे क्या एक नई जो छोटी सी एक घटना होती है उसमें क्या नया विकराल रूप धारण कर लेती है। इसी पे हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, कि जिसमें हम ये देखेंगे कि और ये जानना चाहेंगे कि अगर जो कोई व्यक्ति है, किसी की पत्नी ने अगर जो कोई तरीके से अगर जो गलत तथ्यों के आधार पे अगर जो कोई मुकदमा या कोई अन्य चीज़ पे आधारित अगर जो कुछ नए तथ्य को तोड़ मरोड़ के अगर जो कुछ पेश करके नया कुछ जानना चाहा है, अगर जो उसमें जानने के आधार पे अगर जो उसने कोई गलत तरीके से मुकदमा फाइल कर दिया है, तो उस स्थिति में हस्बैंड को, पति को यानी क्या करना चाहिए। अब उसमें सबसे पहले जो बेसिक रूल ये है कि जो आप भी और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई दोनों में जब डिस्प्यूट अराइज होता है हस्बैंड एंड वाइफ में, तो दोनों में से सबसे पहले, क्योंकि जब वो पत्नी अपने मायके जाते हैं या अपने अन्य किसी स्थान पे जाती है जहाँ पे उसका हित निहित होता है, तो उस स्थिति में भी फिर भी अब पत्नी को क्या करना चाहिए था। पत्नी ने जो करना था उसने तो वो करके चली गई। अब उस स्थिति में क्योंकि लायबिलिटी हस्बैंड की है और हस्बैंड वाइफ के साथ रहता था, अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तो इस स्थिति में अब हस्बैंड को क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट है, जो गाइडलाइन है, उनके आधार पे क्या अब नए तथ्य निकल के सामने आते हैं। अगर जो मेंटेनेंस का अगर जो ऑर्डर पास हो गया है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, और मेंटेनेंस का जो एग्जीक्यूशन है अगर जो हो गया है उसको किस प्रकार आप रोकेंगे और आगे की कार्यवाही किस प्रकार आप उसको अग्रसारित करेंगे। इन्हीं सारी तथ्यों पे हम आज के जो बिंदु हैं उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे और एक नया तथ्य, जो भी एक नया प्रॉब्लम और जो फेस की जाती है सोसाइटी के द्वारा और जो हस्बैंड के द्वारा हमारे समाज में रहते हुए, उसमें क्या हद तक कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कमेंट है, जो गाइडलाइन है, क्योंकि उनका जो व्यू रहता है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहते हैं और ये लायबिलिटी बनती है हस्बैंड को कि वो किसी भी तरीके से वाइफ को अपने सेटिस्फाई करे, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें। नहीं पूरी कर पाते हैं तो अंत में लायबिलिटी हस्बैंड की आती है कि वो किसी तरीके से उसको कंप्रोमाइज़ के आधार पे या किसी अन्य आधार पे उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, उसको अपने घर में नहीं रोक सके। क्योंकि ये तथ्य और ये विचारधारा भी निकल के एंड वाइफ दोनों में क्लोज रिलेशन रहता है और क्लोज रिलेशन के आधार पे ही दोनों के जो तथ्य हैं, दोनों में डिस्प्यूट जो अराइज हो पाता है, तो दोनों की जो निजी जानकारी है वो तभी तक बाहर नहीं आ पाती जब तक कि उनका डिस्प्यूट बाहर नहीं आ जाता है। अगर जो कोई डिस्प्यूट अगर समाज के सामने आता है तो जो उनकी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के भी आधार की जो उनकी निजी जानकारी है वो भी सामने निकल के आती हैं। दूसरे शब्दों में हम अगर जो कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर जो हस्बैंड को ये लगता है कि वाइफ की गलती है और वाइफ ने अगर जो उसके घर में आके कुछ गलत या अनुचित तरीके से कोई प्रयोग करके या उस पर कोई अनुचित व्यवहार के कारण उसके घर में अलग तरीके से डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया है, तो उस आधार पे अगर जो आपको लगता है तो एविडेंस आपको कलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर जो आपको लगता है कि जो वाइफ ने अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है, तो ये आपको लगता है कि उसका जो व्यवहार होगा शुरू से ही, शुरुआत से जब से वो विवाह करके आपके घर में आई तभी से उसका डिस्टर्बेंस करने का जो व्यवहार है वो प्रतीत होता रहा होगा। लेकिन इसके आधार पे आप उसमें वीडियो क्लिक कर सकते हैं या और किसी आधार पे आपको एविडेंस कलेक्ट करना होगा। अगर जो आप एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एविडेंस कब किस वक्त काम में आएंगे ये आप भी नहीं जानते हैं, और ये तथ्यों के आधार पे, ज़रूरत के आधार पे ये उस वक्त काम आ सकते हैं। अगर जो वाइफ की गलती है, अगर जो वाइफ को अगर जो आपको लगता है कि वाइफ ने आके आपके घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए और किस स्थिति पे आपको ये लगेगा कि अब हमें इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस कलेक्ट करनी है कि या अब हमारे घर में ये वाइफ जो पत्नी है आपकी वो नहीं रह पाएगी, ये कहीं आपके जाने के आभास क्योंकि हो जाता है। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में क्लोज रिलेशन रहता है, इसलिए एक पक्ष दूसरा पक्ष में उसमें क्या सोचता है, क्या वो करना चाह रहा है, इसके दूसरे पक्ष को आभास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें आपको ये लगता है कि वो पत्नी है आपके घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखी है, ग्रे क्लैश पूरे तरीके से,
मचा के रखी हुई है और इसके आधार पे और जो आप कहते हैं वो कहना भी नहीं मानती है और अन्यथा बिना बताए जहाँ भी उसकी मर्जी होती है वहाँ वो चली जाती है। और अगर जो आप उसमें कुछ पूछते हैं तो पूछने पे भी उसका ये जवाब आता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए और इसी के आधार पर मैं जो चाहूँगी वो मैं करूँगी। इसमें किसी तरीके का किसी भी पक्ष का कोई भी रोक टोक मुझे अलाउ नहीं है। और साथ में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनसे भी सेपरेट रहने के, अलग रहने के लिए दबाव बनाती है। ये आपके जो और भी रिलेशन हो सकते हैं, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, जो आपके घर में अभी तक रहते आए हैं, अभी तक कोई भी दिक्कत का या कोई प्रॉब्लम होने का अभी तक सामना नहीं हो पाया है। अंततः अब अगर जो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो इट मीन्स अगर जो वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है तो आपको उसमें उनसे सेपरेट करने का उसका प्रयास रहता है, जिसके आधार पे वो अगर जो चाहती है कि आप कि जो घर में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट रहे, आप अपने मदर एंड फादर से अलग रहें और जो भी आपके रिलेटिव हैं जिनसे आप अभी तक जो घुल मिल के रहते थे उनसे आप अलग रहें। इसके आधार पे अगर जो आप उसको वाइफ बना के लेकर आए और वाइफ के आधार पे जो पत्नी धर्म का जो पालन करना चाहिए वो उस तरीके से पत्नी धर्म का पालन भी नहीं करती है और वैवाहिक जो उसके दायित्व होने चाहिए उन दायित्वों का निर्वहन भी नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके लिए जो हित में जो व्यवस्था, जो तथ्य आपके हित में उत्पन्न होते हैं, जो आपके बने हुए हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। और सब सारे तथ्यों के आधार पे आपको एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए और एविडेंस के आधार पे ही आप अपना जो डिफेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। और डिफेंस क्रिएट करने का जो एक जो माध्यम होता है वो जो सिचुएशन होती है उसी सिचुएशन से ही एविडेंस निकल के आते हैं, कहीं और अन्य स्थान से बाद में एविडेंस नहीं कलेक्ट किए जा सकते, क्योंकि जो प्रोसीडिंग जो फॉलो होती है, जो तथ्य आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर कोर्ट ऑर्डर पास करती है। और साथ में जो पत्नी आपके साथ जो विवाह करके आई है वो ये प्रिज्यूम करके आई है या आप जो प्रिज्यूम करके आए हैं कि वो आपके साथ में रहेगी, जो एक पत्नी धर्म का जो पालन करना होता है वो पत्नी धर्म का पालन भी नहीं करती है और साथ में अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में अब वो नहीं रहना चाहती है आपके। तो जो सिम्टम हैं, जो आपके जो उसके जो न रहने के साथ में जो उसके जो लक्षण है वो आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी के साथ में जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो तरह के नए नए तरीके से ऑप्शन क्रिएट करेगी, जिसमें कि जिस स्थिति में आप उसके जो ख्वाहिश है वो आप उसमें न पूरी कर सकें। इसी के आधार पे अब आपके विरुद्ध कोई भी सरिन तरीके से अलग अलग FIR दर्ज कराएगी और FIR जो अभी तक जो दर्ज होती थी उसमें जनरल धाराएं दर्ज होती थी 323, 504, 506, 498A और इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें 427 के में उसको ये एलिगेशन होता है कि जो उसकी वस्तुएं थी, जो उसकी संपत्ति में आपने उसको नुकसान पहुंचाया है। आज के समय के परिवेश के अनुसार में जो अब पत्नियां हैं वो अब एक नया सेक्शन इन्वॉल्व करके लेकर आई हैं, जिसमें 377 जो आज के वर्तमान में IPC के अंतर्गत जो धारा है उसमें वो एलिगेशन लगाती हैं, जिसमें कि वो प्रिज्यूम कर पाती हैं और ये जानती हैं कि हस्बैंड को जेल जाना ही पड़े और इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भी अन्य कोई विचार या विकल्प नहीं बच पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्योंकि 377 में कोई अलग से कोई एविडेंस प्रिज्यूम करने का या प्रस्तुत करने का अवसर नहीं हो पाता है, इसमें जो पत्नी कहती है उसी को सच मान लिया जाता है और उसी के आधार पे आगे की लीगल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ इनिशिएट कर दी जाती है। क्योंकि और जो रिलेटिव रहते हैं, रिलेटिव यानी कि जेठ हो गए या हस्बैंड के जो फादर एंड मदर हो गए और इनके अतिरिक्त जो भी अगर जो निकटतम जो उनके रिलेटिव, उन पे भी अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगा देते हैं, जिनसे कि उनको बाहर से उसको यानी कि बिना जेल जाए हुए उनको भी बेल ना मिल सके। जैसे कि 354 के ABCD क्लॉज जो भी उत्पन्न हो पाते हैं, जो समय और स्थिति के अनुसार जो उपयुक्त होंगे वो इम्पोज कर देती है। और इसी के साथ में अब हस्बैंड को पास ऑप्शन क्या बचता है, अब इतनी अगर जो क्रूरता और इतनी अगर जो डिस्टर्बेंस वाइफ ने क्रिएट कर रखी है तो अब ये वो भी डिसाइड कर लेता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे इसको अपने वापस अपने घर में नहीं लेकर आना है। तो उसमें हस्बैंड डिवोर्स फाइल कर देता है और डिवोर्स फाइल करने के उपरांत जो वाइफ है वो मेंटेनेंस और सेक्शन 12 के DV एक्ट ये सारे केस जो है वो हस्बैंड के खिलाफ इंस्टीट्यूट यानी कि फाइल कर देती है कोर्ट में। इस आधार पे जो विकल्प बचता है तो सबसे पहले विकल्प ये बचता है हस्बैंड के पास, अब उसके पास अन्य एक ऑप्शन बचता है कि मेंटेनेंस को कैसे रोके। मेंटेनेंस क्योंकि ये है कि कोर्ट का जो व्यू है और उसमें कई गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट में कि उसमें जो अगर जो लीगली वेडेड वाइफ है तो उसको हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो देना ही देना है। तो इसी के आधार पे जो कोर्ट है वो वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। और मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास हो गया है उसमें कई तरीके से कई दिनों पे, क्योंकि हस्बैंड जो उसको मेंटेनेंस नहीं अदा करते हैं तो उसमें कुछ एक लंबा चौड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है, उसका डे बाय डे अमाउंट जुड़ता ही जाता है और जिसमें एक हैवी अमाउंट
बन के तैयार हो जाता है। अब जो वाइफ है कोर्ट के सामने ये कोर्ट को एप्लीकेशन देती है कि जिसके आधार पर उसका जो एरियर अमाउंट है, जो बकाया धनराशि है गुजारा भत्ता की, वो उसको हस्बैंड से दिलवाया जाए। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड के पास ऑप्शन ये बचता है कि वो जो एरियर का अमाउंट है, अगर जो अपने तथ्य और अपने कारण जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं वो सारी एविडेंस अगर जो कोर्ट में आप प्रस्तुत करिए, जहां भी आपका ट्रायल चल रहा है, और उस ट्रायल कोर्ट ने अगर जो आपके हस्बैंड की जो पिटीशन है वो अगर उस पर इंटरटेन नहीं करती, नहीं कंसीडर करती है, तो हस्बैंड के पास ये ऑप्शन बचता है वो हाई कोर्ट में अपील करे। अपील के दौरान जो कोर्ट का व्यू रहता है उसमें ज़्यादातर मामलों में जो हाई कोर्ट में जो एरियर का अमाउंट होता है उसको 50% सामान्यतः तौर पे उसको स्टे कर देती हैं, और सामान्यतः तौर पे जो 50% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वाइफ को अदा करने का ऑर्डर पास कर देती हैं। अगर जो ऐसा आदेश अगर जो हाई कोर्ट से भी आपको प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में आपको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए, और उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन है, वहाँ से ये रेमेडी आपको अवश्य मिलती है, क्योंकि जो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार कोर्ट की ऑर्डर पास करती हैं, और एविडेंस है जो मटेरियल उपलब्ध है वो कोर्ट के सामने आप प्रस्तुत करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ को इंटरटेन करती है। और ये देखा गया है ज़्यादातर मामलों में, करीब 90% केसेस में जो 50% का अमाउंट एरियर होता है उसको स्टे कर देती हैं, वो नहीं देना होता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग 50% जो अमाउंट होता है वो केवल अदा हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वाइफ ने 2 साल 3 साल 4 साल जो केस कंटेस्ट करके जो उसने मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त किया, जो पैसा लेने के लिए एक जो हैवी अमाउंट 2 लाख 4 लाख 10 लाख जो बन गया है, उसमें से हस्बैंड का पास ये ऑप्शन बनता है कि वो अगर जो अपीलेट कोर्ट में अगर जो अप्रोच करते हैं तो अपीलेट कोर्ट उनको ये रेमेडी अवश्य देती है कि आप उसमें 50% जमा करें, और रिमेनिंग 50% को उसको स्टे कर देती है। वो वाद विचारण के दौरान या अन्य परिस्थितियों के कारण पे उस पर निर्भर करेगा। और एक तथ्य और अवश्य है जिसको उसको मुझे सबसे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो रह गया, वो ये है कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती हुई है कि वाइफ की क्वालिफिकेशन क्या है और उसके आधार पे वो क्या क्या करती है, उसके आय के स्रोत क्या है, क्योंकि ये अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि अगर उसके पास वो ये एलिगेशन लगाती है और ये प्लीडिंग के ग्राउंड लेकर आती है कि वो कुछ नहीं कर रही है और कोई भी काम करने में असमर्थ है, घर में रहती है लेकिन कोई काम नहीं करती है, तो ये केवल दिखाने का केवल बहाना होता है। और उसके आधार पे ये आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे कि किस आधार पे वाइफ क्या करती है। अगर जो कहीं जॉब करती है तो जॉब करने का जो आपका जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर या उसका कोई आई कार्ड, इस तरीके के जो कोई एविडेंस अगर जो आपके पास अवेलेबल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो दौरान जब आपकी वाइफ आपके साथ रह रही होती है तो उस दौरान आप उससे कलेक्ट कर सकते हैं। जो कि एविडेंस, वही मैं पहले कह रहा था कि जो भी एविडेंस आप अभी कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करने का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो एविडेंस अवेलेबल हो जाएंगे वो एविडेंस बाद में काम में आएंगे। और इसके साथ में जो भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसमें ये अवश्य डिक्लेयर करना पड़ता है, ये एफिडेविट वाइफ की तरफ से देना पड़ेगा और हस्बैंड की तरफ से देना पड़ेगा कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को अलग अलग अपना एफिडेविट देना पड़ता है कि दोनों के पास क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी उनकी आय होती है, कितनी आय का उनका क्या क्या स्रोत है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय उसमें मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करती है। क्योंकि अगर जो वाइफ के पास कोई एक समुचित साधन है, कोई सही तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि ये भी विचार करने वाली बात होती है, क्योंकि एविडेंस आपको कलेक्ट करने होंगे और ये कोर्ट को बताना होगा, क्योंकि वो हस्बैंड में रह रही है, उसकी सारी लग्जीरियस लाइफ और सारे उसकी जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। कोर्ट में आने जाने में जो कन्वीनियंस लगता है वो कहाँ से पूरा कर रही है, और जो उसके जो काउंसिल है, जो एडवोकेट है, उसकी भी फीस बराबर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे खर्चे अगर जो वो वहन कर रही है, तो उस स्थिति में उसके पास आय का अगर जो कोई स्रोत नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, तो इस तरीके के जो सारे खर्चे हैं वो कैसे वहन कर रही है। तो इसी के आधार पर अगर सारे तथ्य आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे, तो आपके द्वारा जो प्रस्तुत साक्ष्य और जो एविडेंस और मटेरियल जो अपने प्रस्तुत किए हैं उन्हीं को एंटरटेन करते हुए आपके फेवर में ऑर्डर अवश्य पारित कर देगी। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ। और तब तक के लिए एक चीज़ अवश्य मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, कोई आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।